सो राइट हैंड पे हमें इनपुट बॉक्स दिख रहा है एंड सबमिट बटन भी दिख रहा है, बट हमें उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है। तो इनपुट की CSS हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इस डिव को हम नाम दे देते हैं न्यूज़लेटर, उसका स्टाइल लिखते हैं हमें पहली बात तो ब्लॉक में दिखाना पड़ेगा इनपुट, ताकि वो फुल स्क्रीन ले, मतलब फुल साइज ले। तो अब ये सबमिट बटन अपने आप नीचे चला गया। अब इसके बाद इसका बाउंड्री, आउटलाइन, ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। अब देख रहे हैं आप, इतना अच्छा नहीं दिख रहा एंड इसका साइज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देखनी है तो राइट हैंड पे यहाँ पर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे एंड जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो प्रॉपर्टी सेट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा होगा यूजर एजेंट स्टाइल शीट, तो मतलब जो ब्राउजर मैं खोल रहा हूँ उस ब्राउजर का खुद का भी एक स्टाइल शीट है जो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी सेट हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी कि बॉर्डर क्या लगा हुआ है या अपीयरेंस क्या है, कर्सर कैसा आएगा, ये सारे इसमें ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, वर्ड स्पेसिंग वगैरह के। तो ये सबको चेंज करना हमें पड़ेगा, तभी जाके हम A to Z इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पिक्सल सेट है, बॉर्डर हम इसको 0 कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कोई बॉर्डर नहीं है। अब जो आप ये फोकस करने पे जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स एडिटर के स्टाइलिंग की वजह से आया है। ब्रैकेट्स एडिटर भी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है चीज़ों को, इसलिए आया है। तो इसकी टेंशन नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन के साथ। इनपुट का पहले साइज हाइट बढ़ाते हैं। तो फॉन्ट का साइज इसके अंदर जो भी होगा वो 1.5 EM होगा। तो आप देख रहे हैं वो बड़ा हो गया, बट उसका जो साइज है वो विंडो से बाहर चला गया है। तो इसका विड्थ 100% रख देते हैं। एंड इसमें बॉर्डर सॉलिड देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं, ये सेम चेंजेस नीचे वाले सबमिट बटन में भी हो रहे हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा, सबमिट बटन के लिए हम अलग क्लास यूज़ करके उसको अलग दिखाएंगे, एंड जो फर्स्ट वाला है वो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों इनपुट्स में ही अलग अलग टाइप की क्लासेस यूज़ करें एंड देन उन क्लासेस के लिए हम यहाँ पर रूल्स लिखें। बट हम अभी जो ऐसा चल रहा है उसको चलने देते हैं, एंड सबमिट बटन में अलग से क्लास ऐड करके उसके रूल्स हम बाद में लिख देंगे, एंड पुराने वालों को, यानी ये जो लिखे हुए हैं इनको ओवरराइट कर देंगे। तो अभी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इसको अच्छा बनाना पड़ेगा। यहाँ हम टाइप कर सकते हैं, ये एकदम सही है अभी तक। तो आगे देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए। न्यूज़लेटर ब्लॉक के लिए हम थोड़ा और CSS लिखते हैं। पैडिंग होनी चाहिए। ये मैंने इसमें बॉर्डर दे दिया है। अब आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट वाली साइड से तो सब कुछ एकदम बराबर है, बट राइट वाली साइड से ए साइड जो टैग है वो बाहर निकल रहा है। तो इसको भी हम हेडर के साथ ज्वाइन करेंगे, जो हमने पहले वाले CSS में ऐड किया था।
देखते हैं ए साइड बाहर कैसे चला गया। विड्थ तो 30% ही है, बट पैडिंग हमने यहाँ गलत दे दी। अभी एकदम सही आ गया है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर एक पैडिंग है हमारी ए साइड टैग के अंदर ही, ये वाली, ये हमें देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने साथ में दे दिया मेन और हेडर टैग के। तो अब आप देख रहे हैं ये सब कुछ लाइन वाइज है, एक ही लाइन में चल रहा है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा विड्थ का नहीं है। अब हमें ध्यान रखना है सिर्फ इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स को और अच्छा बनाते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इसको कुछ हम ग्रे टाइप का कलर दे सकते हैं। एंड अब हमें इनपुट का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इनपुट का जो बैकग्राउंड है पहले तो वो चेंज करते हैं, कलर वाइट। आप देख रहे हैं वाइट कलर का इसमें टाइप हो रहा है, बट इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अंदर ही हम इसके पैडिंग भी दे देते हैं। एंटर योर ईमेल। अब देख रहे हैं इसमें कंप्लीट आ गया। प्लेस होल्डर टेक्स्ट को भी हमें वाइट में रखना पड़ेगा, तभी सुंदर लगेगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, सबमिट बटन को ऐसे रहने देते हैं, सिर्फ इनपुट जो था नॉर्मल वाला उसको वाइट छोड़ देते हैं। इसको वाइट लिख देते हैं एंड कलर ब्लैक। एंड अब सबमिट का टाइम आ गया है। सबमिट बटन के लिए हम बैकग्राउंड देंगे ब्लैक एंड कलर देंगे वाइट। ये हो गया टाइप सबमिट। अब इसका वैल्यू दे देंगे सेंड ऑफर्स। फॉर्म में एक्शन लगा देते हैं somewhere.php, कहीं तो जाएगा फॉर्म, सबमिट तो होगा ही ना। एंड उसके बाद इसमें मेथड भी दे देते हैं कि पोस्ट से हो जाए। तो हमने फॉर्म कंप्लीट कर लिया। एक और चीज़ है कि जो आपका कर्सर है बटन बटन की तरह दिख रहा है। अब एक और चीज़ जो हमें नोटिस करी थी HTML के अंदर कि एंकर्स के अलावा किसी भी चीज़ के नीचे अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए। सेम वैसे ही एक और छोटा सा रूल है कि जो भी चीज़ क्लिक हो या यूज़र को पता चले कि इस चीज़ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, उसके लिए हम ना इसका कर्सर चेंज कर देते हैं। तो कर्सर का टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पर कर्सर प्रॉपर्टी भी हम इसकी चेंज कर देंगे। बटन्स के लिए बाय डिफॉल्ट कर्सर नॉर्मली आता है, बट हम इसमें चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं यूज़र को कि इस पर क्लिक करने से कुछ होगा। तो कर्सर हम इसमें पॉइंटर दे देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कर्सर चेंज हो गया यहाँ पर ले जाते ही। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ abc@abc.com एंड सेंड ऑफर्स करता हूँ, तो एक्चुअल में कहीं डेटा जाएगा। तो ये आपका बैकएंड का काम है कि डेटा कहाँ जाता है, क्या होता है, बट ये हमें यहाँ न्यूज़लेटर वाली चीज़ जो है वो रेडी हो गई है। नेक्स्ट जो चीज़ थी न्यूज़लेटर के नीचे वो था कुछ लिंक्स। तो लिंक्स लगाना तो बहुत आसान काम है, आपको पता ही है। ये हम वापस डाल देते हैं। एंड फिर से चलते हैं हम
इस साइड टैग के अंदर अब जो है हमारा ये शायद लास्ट एलिमेंट है इस पेज का, तो आप क्लास कुछ भी दे सकते हैं, मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ लास्ट एलिमेंट। अब उसके अंदर है कुछ लिस्ट टाइप की, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ रिसेंट पोस्ट हैं या फिर रिसेंट आपके हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, रिसेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है आपको, मैं बस सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ। नीचे आपने इसमें यूएल टैग लगा के एंड बहुत सारे एलिमेंट्स लिख दिए। Five things to know before you learn CSS. सॉरी, ये लिंक के अंदर नहीं आ सकता। ये हो गया एक, ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने लिंक्स लगा दिए। अगर ऊपर आपको गैप देना है रिसेंट पोस्ट के ऊपर, तो आप लास्ट एलिमेंट के लिए CSS लिख सकते हैं। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स 20 दे दीजिए, 30 कर देते हैं इसको, बहुत है। तो ये हो गया आपका ए साइड टैग का काम सारा कंप्लीट। नीचे आपकी साइट हो गई खत्म। फुटर बना लेते हैं, उसके बाद हम और चेंजेस करेंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं। लास्ट एलिमेंट करते हैं क्लोज। इनफैक्ट पूरा साइट टैग ही हम कर देते हैं कंप्लीट, क्लोज, साइट कंप्लीट। अब बात आती है फुटर टैग की। फुटर टैग में हमें दो सेक्शंस चाहिए। पहला है लेफ्ट पोर्शन में जो कॉपीराइट वाला टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम सिंपली ये आपका बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपीराइट वाला वो जो कॉपी वाला सिंबल है वो कहाँ से आता है। तो कॉपी वाले सिंबल के लिए या कोई सा भी सिंबल हो, आपको याद रखना पड़ेगा कि HTML एंटिटीज हम यूज करते हैं। इस बारे में हमें बहुत थोड़ा सा हमने पढ़ा था HTML की क्लासेस में, तो एंड मैंने बताया था कि कौन सी एंटिटी कहाँ से हम यूज कर सकते हैं, देख के गूगल करके कि किस एंटिटी का कैसे हम उसका HTML कोड यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉपी के लिए सिंपल सा कोड है, मुझे तो याद है कि एंड कॉपी एंड देन सेमीकोलन। तो आप देख रहे हैं कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल आ गया। तो ये कॉपीराइट के सिंबल की जगह और कोई सा भी सिंबल चाहिए आप वहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एक एम डैश होता है, एक एम डैश, आप देख रहे हैं यहाँ पे मीडियम एक लाइन आ गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। मैंने शायद आपको साइट ही बताई होगी कि कौन सी यूज करनी है, मैं फिर से बता देता हूँ। एम्प वॉट करके एक साइट है, empwhat.com। तो आप इस पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा इमोजी या कौन से आइकन का क्या HTML कोड होता है। इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कॉपीराइट चाहिए तो आप कॉपी लिखिए, ये आ गया आपका एंड कॉपी। ये कोड आप लगाएंगे तो ये साइन एग्जैक्टली यहाँ पे ब्राउजर आपको दिखा देगा। यही चीज़ आप गूगल करेंगे तो और जगह से भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ ये लिखना है HTML एंटिटी टेबल। तो इस टेबल से आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, हेक्स कोड मिल जाएंगे एंड एंटिटी वाला ये जो नाम है, एग्जैक्टली जो नाम है
नाम के लिए तो एंड उसका नाम एंड देन सेमीकोलन लगता है। डेसिमल कोड भी लगा सकते हैं आप उसका, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एंड हैश 161। तो अगर मैं ये कॉपी करता हूँ, या फिर जो कॉपी वाला था, कॉपी के लिए क्या है 169 है ना, तो अगर मैं इसकी जगह एंड हैश 169 एंड उसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो भी सेम इफेक्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं आपको जरूरी नहीं याद रखने हो, बस दो चार जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉपीराइट का सिंबल हो गया एंड एम्परसेंड का हो गया, तो ये सारे इनके नंबर्स नहीं तो इनके नाम याद कर लो, बहुत है। जैसे मुझे नंबर, इसका नंबर नहीं याद था, मुझे सिर्फ इसका एंड कॉपी एंड देन ये सेमीकोलन याद था, तो इससे मेरा काम हो गया। तो ऐसे अगर एंड लगाना हो तो एंड AMP लगाना होता है, तो ये आपका एंड बन गया। बस ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी याद हो जाएंगी, एंड उतना ही ज़रूरत पड़ता है और ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गई एक साइड एम्प वॉट की। अभी साइड्स की बात करें तो मैं अभी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अब फॉन्ट्स हम चेंज करने वाले हैं, तो फॉन्ट्स कैसे यूज़ करेंगे। फॉन्ट्स का सबसे सिंपल फंडा है, fonts.google.com पे जाए, वहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा फॉन्ट आपको कहाँ लगाना है। फॉन्ट्स दो टाइप के होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। सेरिफ और सैंस सेरिफ का डिफरेंस आप जब उन्हें देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप सिंपली गूगल कीजिए कि डिफरेंस क्या होता है एंड आपके सामने हो जाएगा। मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि फॉन्ट को यूज़ कैसे करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो एकदम बेसिक सिस्टम वाला फॉन्ट है, एकदम सिंपल फॉन्ट, एंड ये इतना अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे प्लीजिंग फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो चलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, माली यहाँ लिखा हुआ है, एंड इसको मैं यहाँ पर प्लस वाला आइकन है, सेलेक्ट दिस फॉन्ट, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आप देख रहे हैं एक विंडो बनी हुई आ गई, मैं उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने आप ही कोड दिया हुआ है गूगल ने कि कैसे इसको एम्बेड करना है। मुझे सिंपली ये लाइन यहाँ पर ऐड करनी है, मैं ये लाइन कॉपी करूंगा एंड मैं अपने हेडर टैग में इसको पेस्ट कर दूंगा। मेरा फॉन्ट हो गया एक्टिवेट मेरी साइट पर। बट इसको यूज करने के लिए गूगल ने सेकंड लाइन में बताया कि CSS में मुझे क्या यूज करना है, तो मुझे फॉन्ट फैमिली एक ऐड करनी पड़ेगी, यानी पूरे फॉन्ट की एक फैमिली है माली, इसको मैं ऐड करूंगा। ये लाइन मुझे कहाँ लिखनी है, जिस भी कंटेंट या जिस भी एलिमेंट के लिए मुझे फॉन्ट चेंज करना है, मैं पूरे पेज के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं बॉडी के अंदर ही ऐड कर दूंगा। तो बॉडी टैग मैंने कहाँ लगाया, सब सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, तो इसी के आगे मैं वो लाइन ऐड कर रहा हूँ। एंड अब आप देखिए डिफरेंस, सब कुछ चेंज हो गया, चीज़ें एकदम बदल गई। अब ये साइट थोड़ी अच्छी लग रही है। इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये जो मेन्यू दोबारा आ रही है, मैं रिलोड करूंगा तो सही हो जाएगा, वो ब्रैकेट्स की वजह से कभी कभी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना बेटर लग रहा है पहले से, ऑसम नहीं बोलूंगा बट बेटर लग रहा है। तो आप ये थोड़े थोड़े इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, एंड उस हिसाब से चेंज कर करके देख सकते हैं। ये तो एक फॉन्ट मैंने यूज किया है, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप कि कौन कौन से इसके साइजेस चाहिए, बोल्ड वाला साइज चाहिए आपको, नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये सब आपके पास अवेलेबल है गूगल फॉन्ट्स की लाइब्रेरी में। इसके अलावा कोई सा भी फॉन्ट हो, आपको सेम यही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने कोड यहाँ पर ऐड किया है हमारे HTML कोड में, जो ये जो शीट ऐड करी है। आप इस लिंक को खोलिए एंड देखिए कि इस पे CSS में क्या लिखा हुआ है। मैंने इस लिंक को खोला तो CSS का कोड आना चाहिए ना, क्योंकि हम हमेशा स्टाइल शीट ऐड करते हैं। तो अब ये जो फाइल थी css.css, ये अपने आप डाउनलोड हो गई है, इसका मतलब उसके अंदर CSS कोड था। मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स में ही खुलेगा शायद वो। अब ब्रैकेट्स के अंदर मेरी ये फाइल डाउनलोड हो गई, खुल गई है। बट इसमें डिफरेंस देखिए, ये भी CSS का कोड है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस बार इन्होंने फॉन्ट फेस यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट फेसेस भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर फॉन्ट फैमिली, स्टाइल, वेट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सोर्स, सोर्स में आपका कौन सा फॉर्मेट है उस पर डिपेंड करेगा। TTF फॉर्मेट भी हो सकते हैं फॉन्ट के,
OTF हो सकता है, WOFF WOF फॉर्मेट होता है, एक WOF2 होता है जो लेटेस्ट है, एंड उसके अलावा SVG फॉन्ट्स भी होते हैं। तो आपको जो भी यूज़ करना है, सोर्स आपके पास जैसा है उसको यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको, अगर आपको अपने फॉन्ट्स जनरेट करने हैं, आपको और पढ़ना पड़ेगा एंड तभी आप उसको अपना बना पाएंगे। तो कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ कुछ नहीं लिखी हुई है, सेम वही CSS के रूल्स लिखे हुए हैं, यूनिकोड की रेंज लिखी हुई, कौन कौन से लेटर्स इस फॉन्ट में अवेलेबल है, एंड दैट्स इट। माली फॉन्ट का बस एक नाम बनाया हुआ है माली, जहाँ पे भी आप ये यूज़ करेंगे एंड वहाँ पर वो फॉन्ट आ जाएगा। ऐसी अगर आपको एक और फॉन्ट चाहिए हो तो आप मल्टीपल फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ऑसवर्ल्ड। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एम्बेड का कोड मैंने लिया, एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऑसवर्ल्ड अब मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, ऑसवर्ल्ड का फॉन्ट फैमिली लगाना है। अब कहाँ कहाँ लगाना है मुझे, लेट्स से हम यहाँ लगा लेते हैं, जितने भी सम रैंडम जो लिख रहा है इनकी जगह हम दूसरा फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो H3 एलिमेंट्स हैं ये सारे, H3 के लिए हम अलग CSS हम अपना ऐड कर देते हैं। हमारा फाइनल डॉट CSS कहाँ गया, यहाँ पर मैं लास्ट में एक ऐड कर रहा हूँ लाइन H3, एंड इनके लिए फॉन्ट कौन सा यूज होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली ऑसवर्ल्ड यूज होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। तो सिंपल सा काम है फॉन्ट ऐड करना, बट मैंने आपको अभी इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि सिंपल काम है एंड इस पर एक अलग से टॉपिक वेस्ट करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आपको ऐड करना है, सिंपल आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स हो गए, कहीं से भी आप ऐड करें, आपको सिमिलरली स्टाइल शीट में ऐड करना पड़ेगा एंड आपका काम एक लाइन के कोड से हो जाएगा। तो ये हुआ फॉन्ट का सिस्टम। अब हम बात करते हैं वापस कॉपीराइट की। सो लेट्स गेट बैक टू अवर कोड। मेन मैं टैग बंद कर रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट के लिए कट करके वापस इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट एलिमेंट हो गया। अब ये कॉपीराइट हमें लेके जाना नीचे। तो अब क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट यूज किया हुआ था, तो अपने आप ये जो फुटर है ये भी इसके साइड के अंदर या उसके नीचे ही स्टैक हो गया। तो हमें यहाँ पर पहले क्लियर करना पड़ेगा सब कुछ इस साइड के बाद। तो यहाँ पर हम div टैग में क्लास क्लियर फिक्स यूज कर लेते हैं। क्लियर फिक्स आप बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। क्लियर फिक्स का मतलब क्या है, जैसे हमने क्लियर बोथ किया था सेम वैसे यहाँ पर क्लियर फिक्स हमने ऐड कर दिया। क्लियर फिक्स क्लास के अंदर हम लिख देंगे क्लियर बोथ। तो जहाँ पे भी क्लियर करना होगा वह हम क्लियर फिक्स क्लास यूज कर लेंगे। अब देख रहे हैं फॉन्ट अपने आप नीचे आ गया यहाँ पर, है ना कूल। अब ये सेम क्लास, बस आपको इतना कोड यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे भी आपको क्लियर फिक्स मतलब दोनों चीज़ें क्लियर करनी है, क्लियर बोथ। तो एक शॉर्टकट हो गया। इसी तरीके से आप अपने अपने स्निपेट्स बना सकते हैं कि आपको बटन्स के लिए एक चीज़ चाहिए तो आप एक क्लास बना लीजिए, उसमें सारे रूल्स लिख दीजिए एंड जहाँ पे भी आपको बटन चाहिए सिंपली div क्लास बटन लिख दीजिए, बटन आ जाएगा। फुटर के लिए भी पहले तो हम ऐड करते हैं पैडिंग। तो यहाँ पर फुटर लिख देते हैं हम। आपका कॉपीराइट एकदम सही जगह पर आ गया, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड पर अब हमें चाहिए वो इमेजेस। तो सिंपल जैसे हमने मेन में कोड लिखा था डिट्टो वैसा ही कोड यहाँ पर लिखना है, बस इस बार आइकन चेंज हो जाएंगे। मैं सोशल नाम की एक क्लास बना रहा हूँ एंड इसमें हम वही यूएल टैग वगैरह यूज कर सकते हैं, इमेजेस के साथ आएगा इस बार। तो हमारा यहाँ पर सोशल आइकन्स आ जाएंगे एंड उस पर लिंक आ जाएंगे क्योंकि वो LI के अंदर हम AHREF लगा देंगे। बट हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इमेज लगा के तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं क्योंकि ये भी आपका एक लर्निंग होनी चाहिए ना इस वाली क्लास में भी। तो इस बार लर्निंग ये है कि हम कुछ प्री बिल्ट आइकन्स यूज करेंगे, जो आइकन्स हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट लाइब्रेरी जो है फॉन्ट ऑसम, आपने सुना होगा या नहीं सुना तो मैं यूज बता देता हूँ आपको। फॉन्ट ऑसम
ये एक लाइब्रेरी है, काफ़ी साल पहले आई थी बट कॉन्स्टेंटली अपडेट हुई है, अपडेट इतनी ज़्यादा हुई है कि आज की डेट में ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वेबसाइट है आइकन्स के लिए। इसके अलावा भी आइकन पैक्स आते हैं बट ये एक तरीके से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही बन गया है, हर जगह ये यूज़ होता है। तो लेट्स चेक कि कैसे काम करता है। वर्जन 3 तक ये फ्री ही था सब कुछ, अब इन्होंने पेड भी कर दिया चीज़ें। तो हम यहाँ पर लेफ्ट पे आप देख रहे हैं फ्री का ऑप्शन है, तो सिंपली सबसे पहले तो यही काम करें, फ्री इसमें टैप करें एंड आपको यहाँ आइकन दिख रहे हैं कि कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले केस में। तो इतने सारे आइकन्स हैं, आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है यहाँ पे सिंपल लिखा होगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसको पढ़ते हैं फटाफट। पहले तो इसमें यहाँ पर देखिए हाउ टू यूज़ ऊपर मेन्यू में दिया हुआ है। हाउ टू यूज़ में जाएंगे तो आपको डिटेल बदल जाएगी कि क्या क्या आपको करना है। सिंपल सा काम है, जैसे मैं अभी क्लासेस का बता रहा था कि आप अपने स्निपेट्स, अपने कोड को क्लासेस के अंदर लिख सकते हैं एंड क्लास को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ इन्होंने भी करी। इन्होंने अपने फॉन्ट में जैसे ABCD जो होते हैं फॉन्ट में ABCD, वो ABCD की जगह वो आइकन्स लिख दिए एंड उनके कोड बना दिए एंड वो क्लासेस हम यूज़ करते हैं। अब उसका एग्जांपल आप देखिए, मैं इस स्टाइल शीट को ऐड करूँगा, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है फॉन्ट ऑसम का। यहाँ पर क्लिक करते ही आप कॉपी कर सकते हैं एंड कोड में हेड में करना हो कहीं पे भी करिए, ये स्टाइल शीट हम ऐड कर लेते हैं। ये आपकी फॉन्ट ऑसम ऐड हो गई है। ये अगर आपको दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट ऑसम ऐड। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिंपल सा आप देखिए, बेसिक यूज यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड पर। आपको सिंपली ये क्लास ऐड करनी है एंड आपका काम कंप्लीट। करके देखें। फेसबुक आइकन्स के लिए आपके पास आइकन्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि फेसबुक का आइकन है या नहीं। तो आपके पास ये ऐसे आइकन्स हैं, फेसबुक स्क्वायर, फेसबुक, फेसबुक एफ, फेसबुक मैसेंजर। तो हम फेसबुक स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, या सिंपली फेसबुक की एक ही बात है, फेसबुक यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, आप गए अपने कोड में, सेम वही ULLI वाला टैग था। आपको सिर्फ टेक्स्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए ना, जो आप इमेज लगाने वाले थे फेसबुक वगैरह की, उसका इमेज की जगह आप ये फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी वेबसाइट में और हर जगह ये आइकन पैक्स यूज़ कर रहे हैं तो फालतू में इमेज क्यों यूज़ करना। आप सिंपली ये आइकन्स भी यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आई क्लास FAS FA फेसबुक। अब आप देखिए कोड में यहाँ पर कुछ ब्लैक डॉट आ गया है। अब सॉलिड के लिए FAS यूज होता है एंड सेकंड वाले में FA होता है। यहाँ पर फास्ट की जगह FA फेसबुक आएगा। एंड क्या यहाँ पर कुछ चेंज आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखते हैं क्यों नहीं आया। अरे हम एक इश्यू इसमें ये कर रहे हैं, हम सॉलिड वाला स्टाइल यूज कर रहे हैं, जबकि जो फेसबुक है वो फेसबुक एक ब्रांड है। तो यहाँ पर हमें FAB यूज करना पड़ेगा। FAB यूज करेंगे एंड फिर रिलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेसबुक का आइकन आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर लिंक लगाना था। ABC एंड देन इसको क्लोज करना है, देन इसको कट करके एंड आई के बाद इसको बंद करना है। ये हुआ LI। एक्चुअली एक चीज़ मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये जो फॉन्ट ऑसम है पहले बहुत बढ़िया हुआ करता था,
जब से इन्होंने 5th वर्जन निकाला है एंड उसको पेड करा है, चीज़ें बदल गई हैं। पहले सिर्फ एक क्लास होती थी FA एंड दैट्स इट। अब इन्होंने FAB एंड FAS में इनको बांट दिया है। क्यों? एक तो स्पीड का भी इशू था कि बहुत सारे आइकन्स हो गए थे, कुछ लोगों को सिर्फ ब्रांड्स के यूज़ करने हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड जो बेस्ट चीज़ ये है ऐसे आइकन पैक्स यूज़ करने की कि ये स्केलेबल आइकन्स होते हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर इसका फॉन्ट साइज, अब जैसे इमेज में तो होता है कि आपने 100 पिक्सल की इमेज लिया एंड उसको आप 300 पिक्सल में दिखाएंगे तो वो पिक्सलेटेड दिखेगी, यानी बेकार दिखेगी। बट यही अगर आप ऐसे आइकन्स को अगर आप फॉन्ट साइज इनका बढ़ा दें, चाहे 500 टाइम्स कर दें, तो भी ये एकदम एक्यूरेट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये SVG बेस्ड फॉन्ट से होते हैं। एंड फॉन्ट तो टेक्स्ट हो गया ना, एक तरीके से टेक्स्ट का साइज आप कितना ही बढ़ाएं वो थोड़ी खराब होगा। तो इसलिए ये चीज़ मोस्ट प्रेफर्ड वे है ऐसे काम करने का, यानी फुटर के आइकन्स या कहीं पे ब्रांड के आइकन्स लगाना, आप सिंपली यही कर सकते हैं। अब मैं इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए। तो लिंक्डइन, यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ। आपको जो भी आइकन्स लगाने हो आप फॉन्ट ऑसम की साइट पे जाके देख सकते हैं एंड फिर चेक कर सकते हैं। गूगल प्लस, यहाँ पर लेट्स से इंस्टाग्राम, गूगल प्लस नहीं आया है तो गूगल प्लस के लिए शायद कुछ और आइकन होगा। गूगल प्लस जी है एंड एक गूगल हाइफन प्लस है, हम हाइफन प्लस वाला यूज करेंगे। तो ये 5 आइकन आ गए। अभी क्योंकि ये लिंक्स हैं इसलिए ब्लू कलर में दिख रहे हैं। तो पहले तो इनको लाइन वाइज करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल सेट करते हैं। सोशल के लिए हमें CSS लिखना पड़ेगा। सोशल में जो LI हैं इनलाइन ब्लॉक में दिखाए जाएंगे। तो ये आ गए अपने आप लाइन में। अब इनका जो कलर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। अब जिनके कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में दिखाने पड़ेंगे। एक्चुअली ऐसा करते हैं कि हम इनके ओरिजिनल कलर्स में ही दिखाते हैं। जिस तरीके से इनके असली वाले लोगो हैं उन्हीं कलर्स में हम इन्हें दिखाने वाले हैं। तो अभी तो हम इन सबका कलर कर रहे हैं ग्रे। ठीक है, अब हम एक्शन ऐसा लगाएंगे कि होवर करेगा यूजर तो इसका एक्चुअल कलर आ जाएगा। तो उसके लिए भी हमें एक्चुअल कलर्स का भी जानना पड़ेगा कि कौन सा कलर एक्चुअल है, यानी जो सही है। तो इसको हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए लगाते हैं कि जो पहला चाइल्ड A हो उसके लिए कलर कौन सा हो। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि इन ब्रांड्स के कलर कौन से हैं। तो हम गूगल करते हैं सोशल साइट कलर्स। यहाँ पर सेकंड लिंक जो दिया हुआ है materialui.co/social colors। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे लाइन वाइज जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनके कलर्स दिए हुए हैं। तो सीधा यहाँ पर क्लिक करना है फेस पर एंड क्लिक करते ही कॉपी हो गया। ये जो कलर हेक्स कोड था वो कॉपी हो गया। तो मुझे सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है एंड आगे हेक्स लगाना है। अब आप देख रहे हैं ये पहला जो कलर था वो आ गया। मुझे एक और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी कि यहाँ होवर आए। अब आप देख रहे हैं होवर करने पर फेसबुक का एक्चुअल कलर आ रहा है। तो ये चीज़ फर्स्ट चाइल्ड की जगह हम यहाँ पर nth चाइल्ड लिख देते हैं सो दैट हम जब डुप्लीकेट करेंगे लाइंस को तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहे। होवर इफेक्ट हम लास्ट में लगाएंगे nth चाइल्ड। होवर ये हुआ फर्स्ट। ऐसे हम इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं। 5 आइकन है हमारे पास, 5 के लिए 1
2 3 4 एंड ये फिफ्थ वन है इंस्टाग्राम का कोई कलर शायद ही होगा। इंस्टाग्राम का एक्चुअली कोई कलर नहीं है, वो मिक्स्ड एक पैटर्न है, तो उसके लिए हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। फोर्थ वाला है गूगल प्लस का एक कलर ले लेते हैं, अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो। ये रहा। थर्ड वाला है हमारा लिंक्डइन का कलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लिया हमने। सेकंड वाला है हमारा यूट्यूब का कलर हमने कॉपी कर लिया एंड ये हम पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब करते हैं रीलोड। कलर आप देख रहे हैं कि सबका सेम ही दिख रहा है। ओ, ये हमने सेलेक्टर गलत लगा दिया। रीजन बीइंग, जो एंकर टैग है वो तो अपने पेरेंट यानी जितने भी LI टैग्स हैं उन सबका फर्स्ट चाइल्ड ही है ना, तो इसलिए सिर्फ फेसबुक वाला सेलेक्ट हो गया। हमें सेट करना पड़ेगा LI के अंदर, यानी LI को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर का ए टैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें सिलेक्टर में। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एक ही जगह LI एंड यहाँ पर A लिखेंगे। कई बार ये सिलेक्टर्स ऐसे ही छोटी मोटी हम गलती कर जाते हैं, बट टाइम वेस्ट हो जाता है कि बिल्कुल भी कि वो मिस्टेक हमने एक्चुअल में करी कहाँ, तो बहुत ध्यान बरतें। एंड अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल कलर्स आ रहे हैं जो इनके होते हैं। तो सबसे पहले इनका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं भाई, जब आइकन्स लगाएं तो अच्छे से दिखने तो चाहिए। साइज 2 EM। हाँ, अब इन्हें लगाना है राइट हैंड पर, तो हम सोशल को फ्लोट राइट करा देते हैं। फ्लोट राइट तो हो गए। इसके ऊपर जो था वो था कॉपी वाला टेक्स्ट, तो कॉपी के लिए भी हमें इनलाइन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अब ये हुआ है हमारा काम कंप्लीट आई गेस। फुटर के लिए हम ऊपर लाइन दे देते हैं, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल डबल। आई गेस ये काफी है। राइट हैंड पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे कॉपीराइट दिख रहा है, ऊपर हमारा डिजाइन पूरा रेडी है। कितना टाइम हमें लगा? वैसे तो बहुत टाइम लग गया, बट अगर आप देखें कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हटा दूं तो सिर्फ कोड करने में मुझे हार्डली आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में मैंने पूरा पेज स्क्रैच से बना दिया, सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। अभी हम मोबाइल स्क्रीन के लिए भी बनाने वाले हैं, यानी इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। अब वो रिस्पॉन्सिव वाला काम कैसे होने वाला है, उसके लिए हमें थोड़ा सा नया CSS कोड सीखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके साथ भी। अब मैं इसको जूम आउट करने वाला हूँ। ये है इसका नॉर्मल वर्जन इतना खास नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि जब भी स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो जो बॉडी है वो अपने आप एक विड्थ के अंदर आ जाए, यानी एक बॉक्स बन जाए। साइड वाली चीज हमें वाइट चलेगी, सो दैट ये जो कंटेंट है साथ साथ ही रहे एंड ज्यादा अच्छा दिखेगा तभी। तो सबसे पहला काम स्टाइल शीट में हम वो करते हैं, इस वाले पार्ट को हम पूरा वापस डाल देते हैं अपनी स्टाइल शीट में। आपको याद होगा कि HTML वाली क्लासेस में हमने मीडिया क्वेरीज पढ़ी थी, एंड सेम वही मीडिया क्वेरीज हमें अभी काम आने वाली है इस पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो मीडिया क्वेरी में लिख रहा हूँ उसमें स्टार्टिंग होती है मीडिया से, @मीडिया। उसके बाद कौन सी स्क्रीन के लिए लिख रहा हूँ, मतलब डिस्प्ले कौन सा है हमारा, स्क्रीन है या प्रिंट मीडिया है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लिख रहा हूँ, मीडिया स्क्रीन हो और यानी एंड लगाया मैंने,
और क्या हो, जो मैक्सिमम जो विड्थ हो इसकी, लेट्स से 1200 पिक्सल से ऊपर जैसी स्क्रीन जाएगी तब ये श्रिंक हो जाए, यानी बॉडी का जो विड्थ है वो लिमिट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैक्स विड्थ, सॉरी मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल। आपको पता ही है उल्टा काम करता है। तो मिनिमम विड्थ जैसी 1200 पिक्सल से ऊपर जाए तब क्या होना चाहिए, उसके जो कोड है मैं इस लाइन के अंदर लिखूँ कि बॉडी के लिए उसका विड्थ 1200 पिक्सल ही बन जाए। अभी हमारा टोटल विड्थ कितना है वो पता करते हैं, 1519.2। ये कोड का जो फॉर्मेट है मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। इसको हमें ऐसा लिखना है, एंड मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल, ये ब्रैकेट्स में आएगा एंड कॉलन के बाद आएगा जो भी आपका कंडीशन है वो वाली। तो आप देख रहे हैं कि 1200 पिक्सल में ये फिट हो गया उधर, बस हमें इसको सेंटर में लेके आना है। तो मार्जिन 0 ऑटो से सेंटर आ जाएगा, सेंटर में आ गया। अब बस एक बॉर्डर देते हैं, एक प्यारा सा बॉर्डर, बॉर्डर 2px सॉलिड, कलर देते हैं इसको हल्का सा ग्रे। यह आपका आ गया बॉर्डर। आप चाहें तो टॉप और बॉटम का बॉर्डर हटा भी सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका जो स्क्रीन का साइज कितना भी हम बड़ा करेंगे, चाहे वाइड कितना भी जाए, ये 1200 पिक्सल पे फिक्स हो गया, यानी फिट हो गया। तो ये एक फायदा की बात हुई ना। अब आपका स्क्रीन का साइज अगर से छोटा हुआ तो उसके अंदर फिट होने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये वाली जो चीज है ये गंदी दिख रही है, हेडर अभी भी आपका ठीक ठाक दिख रहा है, बट अब ये चीज गड़बड़ हो गई है, जैसे स्क्रीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो इस सब के लिए हम अब छोटी स्क्रीन के लिए लिखेंगे, सो दैट मोबाइल स्क्रीन पर भी ये पेज बहुत अच्छा दिखे। तो ये तो है अभी एक काम कि जो बड़ी स्क्रीन है वो हमने लिमिट कर दी कि 1200 से ऊपर कितने भी हो, इसका जो विड्थ है वो 1200 ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटी स्क्रीन की। 1200 से ऊपर वाली जितनी भी स्क्रीन साइजेस है उनको हम फिक्स कर चुके हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं इसको कितना भी एक्सटेंड करूं, कितना भी कुछ भी करूं, 1200 से ऊपर ये साइज नहीं जाएगा। तो वो चीज फिट हो गई है। अब हम करते हैं छोटी वाली चीजें। छोटी स्क्रीन साइजेस के लिए सेम वही मीडिया क्वेरी लगेगी, स्क्रीन, एंड इस बार जो है मैक्स विड्थ हम बात करते हैं अच्छे 600 पिक्सल से छोटी स्क्रीन की।